जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर एक ऐसा शब्द जो अनपढ़ जाहिल गवारों के लिए तो ऐसा लगे कि मज़ा आएगा, लेकिन जिसने भी थोड़ा सा इस वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रखा है, समझ रखा है, जिसने न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर अटैक के बारे में समझ रखा है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया कैसे जल रही होगी वो इमेजिन कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल का पढ़ा कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, और मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक समझिए असलियत में कि जिस तरीके की मामले लगातार उठ रहे हैं, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ बैटल ग्राउंड बन रहे हैं, और हालात जो हैं वो उबलते हुए से नज़र आ रहे हैं। और 2 साल पहले जो मैं जज कर रहा था, एक 2 साल पहले जज तो खैर क्या, असेस कर रहा था, एक अंदाज़ा लगा रहा था, आज वो अंदाज़ा सही होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे? मैं इन परिस्थितियों को बिल्कुल कंपेयर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप अगर मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप आईएएस, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्टर बैच को स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आईएएस, पीसीएस से लेकर इवन कोई छोटा एग्ज़ाम भी होगा, उसमें अगर जीएस आएगी तो एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स के बिहाफ पर ही आएगी। तो जल्दी से जल्दी आप मतलब एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स को हम क्लियर करवाएंगे। क्योंकि बैच ज्योग्राफी का चल रहा है तो ज्योग्राफी के बैच के साथ हम मैपिंग भी उसके अंदर करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे इस बैच से जुड़िए जितना जल्दी हो सकेगा, ताकि आपका कोर्स पीछे ना रह जाए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। फीस मात्र 500 रुपये है, 500 रुपये महीना। 3 महीने का कोर्स है। अगर इसे वन टाइम कर देते हैं तो 2 महीने की फीस आपसे चार्ज की जाएगी और काम खत्म। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए ताकि आप पीछे ना छूट जाएं। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि क्या दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इज द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर? अब आप समझिए, असलियत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अगर हम उठाकर देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था। असलियत में प्रथम विश्व युद्ध को अगर बिल्कुल बारीकी से उठाकर देखा जाए तो दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डोमिनेशन था वो ब्रिटेन का था। ब्रिटेन सुपर पावर था। दुनिया की मार्केट पर ब्रिटेन का कब्जा, दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर ब्रिटेन का कब्जा, दुनिया की इकोनॉमी ब्रिटेन के हाथ में। यानी जैसा अभी तक अमेरिका था, उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटेन का वो दबदबा था। दुनिया की बड़ी से बड़ी मार्केट, बड़े से बड़े देशों के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा होता था। वहीं दूसरी तरफ 1871 में जो सिचुएशंस डेवलप होनी शुरू हुई, तो 1871 में राइज ऑफ जर्मनी होता है। आप राइज ऑफ जर्मनी को देखेंगे तो असलियत में जर्मनी का राइज 1871 में होता है, और 1871 से लेकर अप्रॉक्सीमेट 1891 तक एरा ऑफ बिस्मार्क कहलाता है। एरा ऑफ बिस्मार्क। इस एरा ऑफ बिस्मार्क में अगर आप देखते हैं तो 20 साल तक बिस्मार्क ने जर्मनी की इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया, और बिस्मार्क के देख रेख में जो जर्मनी था वो इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरा। और जब इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरा तो यहीं पर कहीं ना कहीं ऐसा था कि एक तरफ तो जर्मन कैपिटलिज्म था, यानी जर्मनी के पूंजीवादी थे, और दूसरी तरफ एक तरफ जर्मन कैपिटलिज्म था, और दूसरी तरफ जब ब्रिटेन को यहाँ पर इनसे चुनौती मिलनी शुरू हुई तो यहाँ पर ब्रिटिश कैपिटलिज्म डेवलप हुआ।
असलियत में ब्रिटिश कैपिटलिज्म यानी ब्रिटेन के जो पूंजीवादी थे वो, और जर्मन कैपिटलिज्म यानी जर्मनी के पूंजीवादी थे वो दोनों अब आमने सामने खड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही कंपटीशन हो रहा था। और इसी कंपटीशन का नतीजा ये था कि दोनों को कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब दोनों में ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा था। लेकिन अगर आप मिलिट्री और नेवल सुपर पावर को देखेंगे, मिलिट्री एंड नेवल सुपर पावर को देखेंगे तो खासकर अभी भी ब्रिटेन ही था। यहाँ पर बिस्मार्क ने कभी भी मिलिट्री और नेवी के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर इसने कभी भी मिलिट्री और नेवी की तरफ ध्यान नहीं दिया, या एक लिमिट तक तो बनाए रखी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन को सीधी चैलेंज की फॉर्म में नजर आए। समय बदलता है। 1891 में बिस्मार्क को हटा दिया जाता है, चांसलर यानी प्राइम मिनिस्टर था, और कैसर विलियम या विलियम वन जो थे वो गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये जो विलियम वन था ये एक नौजवान लड़का, या यूं कहें बिस्मार्क के संघर्ष के दिनों को इसने कुछ खास नहीं देखा, राजा बन गया और अब इसे नंबर वन बनने की चाहत थी। बिना इस उसके, मतलब नंबर वन बनने की चाहत आ गई, समय के हिसाब से आ जाती है। जब आपने उन बुरे समय को ना देखा हो और अच्छे समय के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो तो नंबर वन बनने की चाहत स्वाभाविक सी बात है आ जाती है। यहाँ नंबर वन बनने की जब चाहत थी तो इन्होंने स्टार्टेड चैलेंजिंग ब्रिटेन ओपनली, स्टार्टेड चैलेंजिंग ब्रिटेन ओपनली। अब इसने क्या किया, ब्रिटेन को खुले तौर पर चुनौती देना शुरू किया हर फील्ड में। इकोनॉमी के मामले में तो बहुत सारे फील्ड्स ऐसे थे जिनमें जर्मनी ब्रिटेन से आगे निकल चुका था। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारे फील्ड्स ऐसे थे जहां जर्मनी ब्रिटेन से आगे निकल चुका था। इसी तरीके से और बिजनेस के मामले में बहुत सारे मामलों में जर्मनी ब्रिटेन से आगे निकल चुका था। और यही रीज़न था कि अब जो कैसर विलियम था वो अपनी ताकत बढ़ाकर अपने नंबर वन पोजीशन को क्लेम करना चाहता था। नंबर वन पोजीशन को जब क्लेम करना चाहता था तो यहीं पर कैसर विलियम ने इंटरफियर करना शुरू किया ब्रिटिश इश्यूज के अंदर, और वो भी ओपनली इंटरफियर किया। ब्रिटिश इश्यूज में ओपनली इंटरफियर किया, खुले तौर पर, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रोक टोक के। जैसे अगर आप देखेंगे तो 1890s के अंदर बोअर वॉर हुआ साउथ अफ्रीका में। उस बोअर वॉर के अंदर ब्रिटेन को कहीं ना कहीं डच पीजेंट से लड़ना पड़ रहा था। जर्मनी ने खुलकर डच पीजेंट्स को सपोर्ट किया, खुलकर। इसी तरीके से मोरक्कोन इशू के अंदर, मोरक्को एक कंट्री है, उस इशू के अंदर भी जर्मनी और जर्मनी ने ब्रिटेन को खुलकर अपोज किया। यही मामला स्पेन का था कि स्पेन के मामले में भी एक तरफ ब्रिटेन खड़ा हुआ था, दूसरी तरफ जर्मनी खड़ा हुआ था। इसी तरीके से जहां जहां मामले थे वहां वहां पर जर्मनी ने ब्रिटेन को ओपन चैलेंज करना शुरू कर दिया था। ये इवेंट्स हैं जहां आग को भड़काया जाता है, एक दूसरे की लिमिट्स को चेक किया जाता है कि कौन कितना आगे जा सकता है, कौन कितना पीछे हट सकता है, कौन कितना कैलिबर रखता है, किसमें कितनी क्षमता है। समझे? तो ये टेस्ट किया जाता है। उसका अगला फेज ये आया था दोस्तों, उस पूरे पार्ट का अगला फेज ये आया कि अभी तक जो ब्रिटेन नो इंटरफेरेंस या फिर एक पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन लेकर चल रहा था, एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल चुपचाप आराम से साइलेंस की पोजीशन लेकर चल रहा था, अब ब्रिटेन ने अलाइज बनाने शुरू किए और जर्मनी ने अपने अलाइज बनाने शुरू किए, और फिर हर कोई अपने अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में शामिल हुआ और इवेंट का इंतज़ार करने लगा। छोटी छोटी जगहों पर ये लोग लड़ रहे थे, छोटी छोटी जगहों पे, जैसे बाल्कन के अंदर जर्मनी और ब्रिटेन आमने सामने थे,
ऑस्ट्रिया और रशिया आमने सामने थे, बाल्कन पेनिनसुला के अंदर ऑस्ट्रिया और रशिया आमने सामने थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये बाल्कन पेनिनसुला है। अब इस बाल्कन पेनिनसुला में जो स्लोवाकिया, हंगरी वगैरह जो आपको देश नज़र आ रहे हैं, ये असलियत में सोचकर देखो, मोरक्को इशू में जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहे हैं, स्पेन के इशू में जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रही हैं, नेवल फोर्स में और यहाँ पर नॉर्थ सी में जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रही हैं, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के मामले में जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहे हैं। हर मामले में दोनों कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। और ये जो इलाका है यहाँ पर रशिया अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और ऑस्ट्रिया अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। ऑटोमन एम्पायर जो है वो रशिया से लड़ रहा था और वो ऑस्ट्रिया से भी लड़ रहा था, लेकिन ऑस्ट्रिया से इतनी दुश्मनी नहीं थी जितनी रशिया से थी। कहने का मतलब ये है हर ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहा था। जहाँ जिसको सबसे ज़्यादा फायदा मिला, जहाँ जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, वो वहाँ जाकर खड़ा हो गया। ग्रुप्स बन गए थे, अलाइज बन गए थे, और ऐसे ही फिर धीरे धीरे अपने एस्टेब्लिशमेंट की जाने लगी और आर्मीज को प्लेस किया जाने लगा। ग्रुप्स बने, आर्मीज को प्लेस किया जाने लगा और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। अब आप इसको आज की परिस्थितियों से, आज के सर्कमस्टेंसेस से कंपेयर कीजिए। आज की परिस्थितियां यानी आज के सर्कमस्टेंसेस अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से एक तरफ ब्रिटेन और जर्मनी थे, आज के दिन वही सिचुएशंस, ब्रिटेन की जगह अमेरिका खड़ा हो चुका है और जर्मनी की जगह चाइना खड़ा हो चुका है। अमेरिका को चाइना जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर के नाम पर पीछे धकेल चुका है और आज के दिन कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना जो है वो ताकतवर तरीके से इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है अमेरिका को पछाड़कर। लेकिन अभी भी मिलिट्री सुपर पावर की फॉर्म में देखा जाए तो अमेरिका अभी भी मिलिट्री सुपर पावर है। दूसरी तरफ जिस तरीके से जर्मनी ने ब्रिटेन के मामलों में जिस तरीके से जर्मनी के अंदर बिस्मार्क था, इसके अंदर डेंग जाओपिंग नाम के एक बंदे थे जो कि फादर ऑफ मॉडर्न चाइना, कहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए चाइना के अंदर और ज़बरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। अब जब ज़बरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन डेंग जाओपिंग से लेकर सभी की एक इच्छा ये थी कि डायरेक्ट चाइना अमेरिका से नहीं लड़ना। अब डेंग जाओपिंग की बाद सीधे आते हैं शी जिनपिंग, और जैसे ही शी जिनपिंग आते हैं वैसे ही सिचुएशन जो है वो बिल्कुल वही आ जाती है जैसे कैसर विलियम वाली है। शी जिनपिंग अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं, माओ जेडोंग के बाद सबसे बड़ा नेता बताना चाहते हैं और पूरी ताकत से अपने आप को नंबर 1 प्रूव करने पर तुले हुए हैं। और इन्होंने हर मामले में अब अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती देना शुरू कर दिया है। जैसे आप ओलंपिक्स वाले मामले में देख सकते हैं, जैसे आप उइगुर वाले मामले में, श्रीलंका के मामले में, म्यांमार के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, इजराइल के मामले में, जहाँ जो भी इशू है, साउथ चाइना सी के मामले में, ताइवान के मामले में, जापान के मामले में, साउथ कोरिया के मामले में, जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा वहाँ हर जगह पर चाइना अमेरिका को काउंटर कर रहा है। और सिर्फ चाइना अमेरिका को नहीं, ब्रिटेन के मामले में भी कहीं ना कहीं चाइना पंगे क्रिएट कर चुका है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना का एक मामला है जिसके अंदर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के अंदर फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर एक मामला है। चाइना ने अब खुले तौर पर कह दिया कि जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं जर्मनी के हैं, यानी ब्रिटेन को इरिटेट कर दिया है, यूरोपियन यूनियन को इरिटेट कर रहा है और खुले तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे ग्रुप को चैलेंज कर रहा है। अगर आप एक तरफ यहाँ ये देखते हैं कि ग्रुप को चैलेंज कर रहा है फिर भी ठीक है, अब यूक्रेन मामले में अगर आप देखें तो अब मिलिट्री प्लेसमेंट्स होनी शुरू हो चुकी हैं। जैसे जर्मनी से खबर आई कि उसने लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया के अंदर अपनी आर्मी खड़ी कर दी है।
इसी तरीके से यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भी भारी हथियार वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं और रोमानिया से लेकर पोलैंड के अंदर ब्रिटिश और यूरोपियन फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। रशिया ने भी यूक्रेन के दूसरे बॉर्डर के ऊपर अपनी आर्मी खड़ी कर दी है। ब्लैक सी की नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान के ऊपर और ताइवान के अंदर चाइना को घेरने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं। यानी लगभग 100 साल पहले जो सर्कमस्टेंसेस थी 1800 के 1890 से लेकर 1914 के बीच में, लगभग वही सर्कमस्टेंसेस 2010 या 13 से लेकर लगभग वही सर्कमस्टेंसेस 2013 से लेकर अब तक बनती नजर आ रही हैं। हर देश अपने हथियारों की तैयारी कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीद रहा है। नए दोस्त जो कभी हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन होते थे, अब वो दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जो हमेशा एक दूसरे के दोस्त होते थे उनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये समझिए हर कोई अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगा हुआ है, और जब हर कोई अपनी गोटियां फिट करने में लगा हुआ है, हर कोई अपनी एडजस्टमेंट्स बनाने में लगा हुआ है, तो यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 के बिसात बिछ चुकी है। अब क्रिस्टल क्लियर मामला हो गया है। अब मामला क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि कैसे भी करके हर ग्रुप में लोग शामिल हो गए हैं, और कैसे भी करके इनको एक दूसरे के ऊपर अब लगभग लगभग हमला करने की देर है। कोई ना कोई ऐसा मामला आए जिसके अंदर हमले शुरू हो जाएं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अभी तक क्या था, अभी तक केवल और केवल अमेरिकन कंट्रीज ही या यूरोपीय अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ही लड़ती थी, बाकी सारी दुनिया एक साथ होती थी और लगभग वन साइडेड वॉर था। पहली बार सेकेंड कोल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका और चाइना के ग्रुप्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोल्ड वॉर में लड़ाई नहीं हुई क्योंकि रशिया कभी भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन पाया। यहाँ लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिका की इकोनॉमिक डोमिनेंस को खुलकर चैलेंज कर रहा है, जो कि आगे आने वाले टाइम में इसके लिए तो कम से कम अच्छा नहीं है, अमेरिकन इंटरेस्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि असलियत में सिचुएशंस जो हैं वो भारत के मतलब दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर की तरफ मतलब मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी हैं। कोशिश ये हो कि अभी देखिए मैक्रोन गए हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गए हैं, पहले रशिया गए हैं, फिर यूक्रेन होके आएंगे और कहेंगे कि भाई लड़ाई मत करो, एक तरीके से मैसेंजर ऑफ पीस की फॉर्म में गए हैं। मैसेंजर ऑफ पीस तभी तो भेजा जाएगा जब ड्रम्स ऑफ वॉर हो रहे होंगे या वॉर क्राई सुनाई दे रहा होगा, युद्ध का उद्घोष हो रहा होगा, तभी तो कोई मैसेंजर ऑफ पीस जाएगा। यहाँ पर यही है। तो सिचुएशंस जो हैं वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल अभी नहीं हुई हैं, लेकिन एक चिंगारी भी आग को भड़का सकती है और पूरी दुनिया को जला सकती है। दोनों ग्रुप्स लगभग लगभग तैयार बैठे हैं और हर देश एक क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन में है कि कौन किससे कहां कैसे लड़ेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।